अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रॉक चैनल में। रिसेंटली जेट एंड सी एयरक्राफ्ट की कुछ नई तस्वीर मंजर आम पर आई हैं और ये चाइनीज़ जेट एंड सी एयरक्राफ्ट पर एक नई किस्म का अंडरबेली पोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये पोड अपने आप में एक अजीब सा स्ट्रक्चर रखता है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के काफ़ी इक्विपमेंट्स फाइटर एयरक्राफ्ट पर लगे नज़र आते हैं, लेकिन जेट एंड सी पर इस तरह का कोई भी इक्विपमेंट पहली दफ़ा लगा नज़र आ रहा है। इसका फंक्शन क्या है जेट एंड सी के साथ? क्या ये कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है? क्या ये मुस्तकबिल में मैन अनमैन टीमिंग के लिए कोई डाटा लिंक सिस्टम है, या ये एक गन पोड है? इससे पहले एक बहुत बड़ा चक्कर खाया गया लोगों की तरफ से, वो इस तरह कि एक जेट-10 बी एयरक्राफ्ट को डोर्सल स्पाइन के साथ देखा गया। अब उस जेट-10 बी एयरक्राफ्ट को जेट-10 डी का नाम दे दिया गया और कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन होगा जेट-10 एयरक्राफ्ट का। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें जस्ट एक्स्ट्रा कलर को पुट किया जाता है एंड वो चाइना की एरोबैटिक टीम का हिस्सा था जिसे जेट-10 सी वाई कहा जाता था। मतलब कि जो एक पूरी की पूरी डोर्सल स्पाइन बनाई गई, उसके बारे में थ्योरीज चली कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट होगा। बाद में पता चला कि वो जस्ट एक एरोबैटिक परफॉर्मेंस के लिए जेट-10 एयरक्राफ्ट में ये इम्प्रूवमेंट लेकर आई गई थी। अब रिसेंटली एक नए जेट-10 सी एयरक्राफ्ट की बैली के नीचे ये इक्विपमेंट देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ये इक्विपमेंट है क्या? इस पर बहुत से जो ओसेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी राय है। कुछ लोगों के नज़दीक ये एक नेक्स्ट जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड है। एक तो नॉर्मल पोड्स कैरी करते हैं फाइटर जेट्स, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि उससे जहाज़ का आरसीएस ज़्यादा हो जाता है। जहाज़ की शेप एक हद तक एरोडायनेमिकली डिफॉर्म हो जाती है और उसका आरसीएस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक लो ऑब्जर्वेबल यानी कि स्टेल्थ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड हो सकती है, और इसको बैक करने के लिए कहा जा रहा है कि आप सामने की तरफ देखें तो एक एयर इनलेट नज़र आ रही है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वाकई ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड हो सकती है। लेकिन एक और चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा सेंस बनाती है, वो ये है कि ये जो पोड नज़र आ रही है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बुनियादी तौर पर एक डाटा लिंक पोड है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ ये उठता है कि जेटन ए, जेटन बी, जेटन सी, जितने भी फाइटर जेट्स हैं फोर्थ जनरेशन के, उनमें तो पहले से ही इनबिल्ट डाटा लिंक सिस्टम मौजूद होता है। तो फिर एक डाटा लिंक पोर्ट देने का क्या मकसद हुआ? तो अगर आप इस जेटन एयरक्राफ्ट की टेल को देखें तो यहाँ चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का लोगो बना हुआ है। ये जो स्टेट ओन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ये चाइनीज़ एयरफोर्स, चाइनीज़ मिलिट्री के ओवरऑल जितनी भी ब्रांचेज हैं, उनके डाटा लिंक सिस्टम्स को, उनके आपस में जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनको रेगुलेट करती है और उनके लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है। उसके अलावा इस सिविल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करती है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि एक पुरानी वीडियो में मैंने इस चीज़ को टीज़ किया था कि एक वक्त आएगा जब फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी चाइना मैन अनमैन टीमिंग लेकर आएगा। मैन अनमैन टीमिंग क्या होती है कि जहाज़ एक होता है और उसमें बैठा पायलट मुख्तलिफ ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके साथ ही वो ड्रोन्स भी उड़े होते हैं। यानी कि जहाँ जहाज़ ने एक वक्त में 4 बॉम्ब्स कैरी करने हैं, तो उसके साथ अगर वो ड्रोन उड़ रहे हैं तो वो ड्रोन भी एक एक फ़र्ज़ करें बॉम्ब कैरी करेंगे, तो वो एक ही वक्त में 4 की बजाय कोई 10-12 ड्रोन्स कैरी करके लेके जा सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। इसकी वजह से आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जो मेन मदरशिप है वो पीछे रहती है और ड्रोन्स को आगे भेज देती है, जिसकी वजह से मेन जो मदरशिप होती है या मेन फाइटर जेट जिसमें पायलट बैठ के इन ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है, वो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से भी दूर रहती है, ख़तरे से भी बच जाती है। जबकि ड्रोन जो निस्बतन सस्ते होंगे वो आगे जाएंगे और ये मिशन करके वापस आ जाएंगे। और ये चीज़ फोर्थ प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी आएगी। अगर यहाँ इस पोर्ट को गौर से देखें तो इसमें आपको एक एयर इनलेट नज़र आ रही है जो इसके सिस्टम्स को ओवरहीट होने से बचाएगी। उसके अलावा जो बहुत आम चीज़ है, इसके नीचे आपको 2 एंटीनाज नज़र आएंगे, और उसके अलावा जो लोगो है वो टेलीकॉम कंपनी का है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक डाटा लिंक पोर्ट है जो अलहदा से जेट-10 सी एयरक्राफ्ट को दी जाएगी। और उसके अलावा जेट-10 सी एयरक्राफ्ट की बैली के अपर पार्ट पर 3 अलहदा एंटीनाज नज़र आ रहे हैं जो कि इससे पहले मौजूद बाकी जेट-10 सी, जेट-10 बी या जेट-10 ए में मौजूद नहीं होते। सो ये एंटीनाज बेसिकली क्यों होते हैं? ताकि कम्युनिकेशन को फास्ट किया जाए। उसके अलावा जो डाटा फ्लो है मुख्तलिफ फाइटर एयरक्राफ्ट के दरमियान या मुख्तलिफ जो उस वक्त हवा में मौजूद किसी भी एयरफोर्स के एसेट्स हैं, उनके दरमियान डाटा को तेज़ी से मूव करवाया जाए, ताकि मुख्तलिफ मिशन की जो सरगर्मी है उस पर सबकी नज़र हो। और इसमें बहुत से दूसरे मिशन भी सर अंजाम दिए जा सकते हैं। मतलब कि अगर दुश्मन के पास बहुत ताकतवर रेडार्स मौजूद हैं और आपकी एक पूरी की पूरी फॉर्मेशन है, तो उसमें होगा क्या कि फ़र्ज़ करें एक जेट-10 सी आगे जाता है और वो अपना रेडार ऑन रखेगा,
और अपने डाटा लिंक पोर्ट के ज़रिए अपने ही रडार का तमाम डाटा बाकी जहाज़ों को भी पीछे सेंड करता जाएगा, जबकि जो पीछे मौजूद फॉर्मेशन में जहाज़ होंगे वो अपने रडार ऑफ कर देंगे। मतलब कि अगर वो रडार ऑफ कर देते हैं तो उनको डिटेक्ट करना निस्बतन मुश्किल हो जाएगा। इस तरह होता ये कि एक ही जहाज़ एक्टिवली स्कैन कर रहा होता है अपने रडार से, पिछले जहाज़ अपने रडार बंद कर देते हैं और डाटा कम्युनिकेशन के थ्रू वो लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट का डाटा भी अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं। इस तरह आपके डिटेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और बेशक आपके पास स्टेल्थ जेट्स ना भी हों, उसके बावजूद भी एक हद तक स्टेल्थियर वाइब्स वो देना शुरू कर देते हैं। और ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए टेस्ट बेड के तौर पर भी काम हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना अपने 5th एंड अपकमिंग 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में मैन अनमैन टीमिंग लेकर आएगा। और इवन मैन अनमैन टीमिंग के लिए उन्होंने सबसोनिक और सुपरसोनिक ड्रोन्स भी तैयार कर लिए हैं, जिसमें FH-97 और इस तरह के मुख्तलिफ ड्रोन्स भी हैं। और ये ड्रोन्स पिछले हो चुके जो हाई एयर शो में दिखाए भी गए थे। उसके बाद इसके बारे में एक और थ्योरी है कि ये कोई गन पोर्ट है। तो गन पोर्ट मैं वाजे बता दूं कि पाकिस्तान भी वैसे गन पोर्ट्स को तो यूज़ करता है। हमारे जो K8 कराकोरम एयरक्राफ्ट है ये गन पोर्ट्स को यूज़ करते हैं, जिसको आप पिक में देख भी सकते हैं। लेकिन गन पोर्ट एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। उसके अलावा मैं K8 एयरक्राफ्ट के बारे में फ़न फैक्ट बता दूं कि जो रेड कलर की इन्होंने पोर्ट कैरी की होती है वो बेसिकली कलर डिस्पर्स करने के लिए होती है एरोबैटिक मनूवर्स के दरमियान या एरोबैटिक परफॉर्मेंस के दौरान, जबकि जो वाइट कलर की पोर्ट आपको नजर आएगी ये गन पोर्ट होती है। लेकिन J-10C एयरक्राफ्ट को गन पोर्ट की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी GHS-23 ट्विन बैरल ऑटो कैनन मौजूद है, जो कि सेम GF-17 थंडर्स भी यूज़ करते हैं। सो बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस है कि ये एक डाटा लिंक पोर्ट है जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ को 4th+ जनरेशन एयरक्राफ्ट में लेकर आने के लिए बनाई गई है, या ये फ्यूचर टेस्ट बेड होगा जो कि एयर पावर के जो एक डायनेमिक्स है उसको टोटली चेंज करके रख सकता है। और ये चाइना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अगर वो सक्सेसफुली इस तमाम चीज़ों को कैरी आउट कर लेते हैं। सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।